समुद्रीय तरंग। समुद्री तरंग से तात्पर्य पवन के घर्षणीय खिंचाव से उत्पन्न सतही जल में दोलन है, जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है तथा यह ऊर्जा का पवनों की गतिकीय ऊर्जा का समुद्र जल में स्थानांतरण है। अर्थात समुद्री तरंग से तात्पर्य पवन के घर्षणीय खिंचाव से उत्पन्न सतही जल में दोलन है, जिससे पवनों की गतिज ऊर्जा का समुद्र जल में स्थानांतरण होता है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और द्वितीयक तरंगें ये प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। समुद्री तरंगें इन दोनों से अलग कक्षीय तरंग होती हैं, हालांकि इनके गुण कुछ द्वितीयक तरंगों से मिलते हैं। समुद्री तरंगों की उत्पत्ति। स्टेज फर्स्ट। प्रथमतः समुद्र का तल तरंग रहित व शांत माना जाता है जब वायु की गति 15 किलोमीटर प्रति आवर से कम हो। यदि यह गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति आवर तक हो तो सतह पर ऊर्मिकाओं का विकास होता है। यदि तरंग दैर्ध्य 1.75 सेंटीमीटर से कम है तब उन्हें ग्रेविटी वेव या गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है। यदि वायु की गति में वृद्धि हो तो तरंग दैर्ध्य में भी वृद्धि होती है। स्टेज 2। यदि वायु गति 20 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक प्राप्त हो तब रिपल्स या ऊर्मिकाओं के आयाम एवं परिमाण में वृद्धि होती है और तरंग दैर्ध्य 1.75 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक प्राप्त होता है, जिन्हें कैपिलरी वेव्स कहते हैं। स्टेज 3। यदि वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर हो तो तरंग दैर्ध्य 7.5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, इन्हें ऑसिलरी वेव कहते हैं। स्टेज 4। यदि वायु की गति 40 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक हो तो समुद्री तरंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, तब समुद्री तरंग को ऑर्बिटल वेव या कक्षीय तरंग कहते हैं। समुद्री तरंगों के प्रकार। 1 नंबर सर्फ। ब्रेकिंग वेव्स, जिनमें झाग उत्पन्न होते हैं क्योंकि टूटती हुई फेनिल तरंगें सर्फ कहलाती हैं। तट के पास उथले जल में घर्षण बढ़ जाता है, जिससे ऑसिलरी कॉलम का सरंग टूट जाता है और जल तट पर बिखर जाता है। यह संरचनात्मक तरंग है जो अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक क्रियाओं से वेव कट प्लेटफॉर्म तरंग अपरदित चबूतरे का निर्माण भी करता है। सर्फ एक तरह से समुद्रीय क्रीड़ा है। दूसरी, श्वास। यदि तट के पास समुद्र की गहराई 10 मीटर से घटती है एवं वायु की गति 40 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होती है, सब अग्रमुखी सरंग की गति अवरोधित होती है, जिससे पश्चिममुखी सरंग उस पर अध्यारोपित हो जाता है, जिससे आयाम में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया से हाई एम्पलीट्यूड व मैग्नीट्यूड वाले तरंग बनते हैं। श्वास भी तट के रूपांतरण और बीज के निर्माण की क्रियाविधि को उत्पन्न करता है, अर्थात संरचनात्मक प्रकार की तरंग है। श्वास की लौटती हुई धाराएं तटीय जल के पास बैकवास कहलाती हैं, जो विनाशकारी होती हैं। अपरदनात्मक क्रियाओं के साथ समुद्र में डूबने की घटना के कारक होते हैं। यदि श्वास की गहराई 10 मीटर से अधिक है और महाद्वीपीय मग्न तट पर तट से लंबवत प्राप्त हो तो उसे अंतःधारा कहते हैं। यदि अंतःधारा तट से लंबवत न होकर तिर्यक हो तो उसे रिप करंट कहते हैं। ये दोनों धाराएं भी विनाशात्मक होती हैं। तीसरे प्रकार की सुनामी। अतः समुद्रीय भूकंप के कारण समुद्र के आंतरिक जल में उत्पन्न तरंग है जो विनाशक घटनाओं को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है क्लेमा। यह फिलीपींस व पूर्वी एशिया के तटों पर उत्पन्न होने वाली विनाशकारी तरंग है जो चक्रवातीय तूफानों से या तीव्र समुद्री हवाओं से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। यह संरचनात्मक तरंग है जो तट के लगभग समानांतर प्रवाहित होता है जब पवन तट के तिर्यक अथवा समानांतर हो जाते हैं। इसके द्वारा निक्षेपात्मक संरचनाएं निर्मित होती हैं, जैसे लेगून, बीच, बालुका, रोदिका। नेक्स्ट है स्वेल। समुद्र के जिस भाग में पवनें सक्रिय एवं सशक्त होती हैं उसे फैच कहते हैं। यदि समुद्री तरंगें अपने फैच में निर्मित होकर
पवन रहित समुद्री भाग में प्रवेश कर जाता है तो उसे स्वेल कहते हैं। ये न तो संरचनात्मक है न विनाशात्मक है। घटना के आधार पर तरंगों के दो प्रकार होते हैं, एक संरचनात्मक तरंगें और एक विनाशात्मक तरंगें। जो किसी निर्माण करती हैं उनको संरचनात्मक, और जो अपरदित करके विनाश करती हैं उनको विनाशात्मक तरंगें कहते हैं। इन समुद्री तरंगों के लाभ क्या क्या हैं? 1 नंबर, तट की संरचना स्थलाकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 2 नंबर, जैव पारिस्थितिकीय तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं जल का ऑक्सीनेशन करती रहती है। 3 नंबर, तटीय प्रदूषण को घटाती है। 4 नंबर, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को जन्म देती है जिससे महाद्वीप के खनिज समुद्र में घुलते रहते हैं।